हमारे कोर्स का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स 2। तो आज लेक्चर नंबर 1 जो है इसमें हम जो बेसिक टर्म्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्म्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 पढ़ा, उसके अंदर भी हमने बात स्टार्ट जो की थी वो फ्लूइड से की थी। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर भी स्टार्ट से हम देखेंगे कि फ्लूइड बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। A fluid is a substance that deform continuously under the application of shear stress. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, कि जो एक फ्लूइड होता है वो एक सब्सटेंस है दैट डीफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंजेस कंटिन्यूसली, यानी कि जो डीफॉर्म हो जाए, जिसको हम तब्दील कर सकें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ shear स्ट्रेस। अब ये shear स्ट्रेस हम जो पहले भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के अंदर डिस्कस किया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस जो कि टेंजेंट की फॉर्म में होगा। अब टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व के ऊपर, मेरे पास कोई भी एक कर्व है, उसके ऊपर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो उस कर्व को वन पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरे, तो उसको हम कहेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो भी इसी टाइप का ही होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज द shear स्ट्रेस, कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि shear स्ट्रेस जो है वो कितना स्मॉल होगा या लार्ज होगा। इसकी एग्जांपल में देखें, जैसे यहाँ पे वाटर, मिल्क, ऑयल, जैम, लिपस्टिक एक्स्ट्रा। अच्छा, फ्लूइड के अंदर मैं एक और बात बता दूं कि फ्लूइड जो होगा वो दो तरह का फ्लूइड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो होगा हमारे पास लिक्विड, और नंबर 2 गैसेस। लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास डेफिनेशन है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेस है, बेसिकली दिस इज अ रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, देन इट इज डिनोटेड बाय टा। ये हमारे पास टा का साइन है, यानी कि हम स्ट्रेस को टा से डिनोट करेंगे। इट हैज़ टू टाइप्स, shear स्ट्रेस ओवर टेंजेंशियल स्ट्रेस। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेस होगा वो हमारे पास मजीद आगे उसकी दो टाइप्स हैं, एक shear स्ट्रेस और दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो shear स्ट्रेस है इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जो कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया। सेम वही चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। इजी, बहुत इजी सी ये डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा ये आपको क्लियरली नज़र आए। अच्छा जी, हम यहाँ पे हैं जी shear स्ट्रेस पे। आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, वो समझ लें कि इंट्रोडक्शन ही है, और इसमें हम बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है। और ये डेफिनेशन जो है वो थ्रू आउट द कोर्स हमें आनी चाहिए, हमें इनका पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो shear स्ट्रेस है वो क्या होता है? वो कहता है टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जो टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट जो होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसकी जो फोर्स है उस फोर्स को बेसिकली हम क्या कहेंगे? shear स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी कर्व के ऊपर जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो उस कर्व को वन पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरती है, या जिसको उर्दू में कहते हैं मस करके गुजरना, उसको तो हम कहते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर एक और लाइन होती है, उस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो भी इसी तरह का स्ट्रेस होगा
कि जो इस shear स्ट्रेस के ऊपर एक स्ट्रेस होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर सबसे पहले मेरे पास है ये, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सरफेस फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज बॉडी फोर्स। यानी कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं, नंबर वन पे होती हैं सरफेस फोर्सेस और नंबर टू बॉडी फोर्सेस। जो सरफेस फोर्स होती है हमारे पास, ऑल द फोर्स ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ मीडियम। अब मीडियम क्या होगा? मीडियम हमारे पास कोई भी मीडियम जो है कोई भी हो सकता है हमारे पास, लिक्विड हो सकता है, वो कोई गैस हो सकती है। ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ मीडियम थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली होता क्या है? एफ ओवर ए, वो तो प्रेशर की इक्वल होता है, ठीक है जी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस फोर्स, के किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे सरफेस फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास द सरफेस फोर्स इज ड्यू टू द सराउंडिंग फ्लूइड on the element under consideration। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, स्ट्रेस, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? सरफेस फोर्सेस हैं, प्रेशर और स्ट्रेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सरफेस फोर्स हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास ये बॉडी फोर्स। तो बॉडी फोर्स क्या होती है? डेवलप्स ऑल द फोर्स develops without physical contact or force per unit volume element of the body। अब ना एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है, कोई भी मेरे पास बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मैं कोई भी एलिमेंट उसका एक लूं, पर ऑब्वियसली वो सारी जो बॉडी होगी वो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनी है, ठीक है जी। तो उस एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये बात हमारी चल रही थी एलिमेंट ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द बॉडी कि ऑल द फोर्स डेवलप्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट और फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो जो था वो फोर्स पर यूनिट एरिया था। अगर हम इसको देखें ना, ये जो हमारे पास है ना सरफेस फोर्स, तो वो थी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो बॉडी फोर्स होगी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के अंदर उसने लिखा है एलिमेंट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का एलिमेंट क्या होगा। मैंने ये कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनी है। अब जो कंप्लीट बॉडी की प्रॉपर्टीज होंगी वही सारी प्रॉपर्टीज उस एक एलिमेंट के अंदर भी होंगी। मैं कोई एक एलिमेंट उठाता हूँ, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा सेमेस्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि मैंने ये बताया था कि कोई भी एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का कोई एक पार्टिकल उठाएं, उस पार्टिकल की जितनी भी वो सारी उस फ्लूइड की भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। द बॉडी फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the volume of the body। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी हमारे पास क्या है जी? बॉडी फोर्सेस हैं। और इसके बाद ये आगे एलिमेंट की डेफिनेशन है। एलिमेंट बेसिकली क्या है? एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक पार्ट है दैट हैज ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस की तमाम स्पेसिफिकेशन जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी उस एक एलिमेंट के अंदर भी मौजूद होंगी। तो अगर आप एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंप्लीट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इस फाइल के साथ ये कुछ नोट्स मैं आपको भी दिखाता हूँ। ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस in fluid mechanics, there are two types of external forces which may act on fluid bodies. Number one, body forces, and the number two is surface forces।
तो अब यहाँ से भी लें इसको थोड़ा सा कि दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट पर यूनिट एरिया, जो दूसरे नोट द ओनली बॉडी फोर्स इज द फोर्स, ये किसकी वजह से होगी, ग्रेविटी की वजह से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी बॉडी फोर्स में आएगी। अनदर एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन अ फ्लूइड ड्यू टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। इस तरह से जो सरफेस फोर्सेस हैं उनके अंदर क्या आएगा, दीज आर द फोर्सेस which act per unit area of the surface of the body. The surface forces are exerted by the surrounding। यहाँ ना ये दूसरे नोट्स से ना मैंने ये दोनों डेफिनेशंस लिए हैं ताकि बॉडी फोर्सेस और जो सरफेस फोर्सेस हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये आप यहाँ से भी देख लें कि जो बॉडी फोर्सेस हैं, दीज आर द फोर्सेस बॉडी, द ओनली बॉडी फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ये जो हमारे पास बॉडी फोर्सेस होंगी ये ग्रेविटी की वजह से भी हो सकती हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। अनदर एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन अ फ्लूइड ड्यू टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सरफेस फोर्सेस हैं उनके लिए सेम कॉन्सेप्ट है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सरफेस फोर्सेस। तो सरफेस फोर्सेस आर एग्जर्टेड बाय द सराउंडिंग फील्ड फ्लूइड, यानी क्या जो सरफेस फोर्सेस होंगी ये सराउंडिंग फ्लूइड जो होगा उस सरफेस के ऊपर जो लगाएगा उसको हम कहेंगे सरफेस फोर्स। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाइप के अंदर से जो पानी गुजर रहा है, जो पानी है वो प्रेशर लगा रहा होता है पाइप के ऊपर, तो ये सरफेस फोर्स तो होगी। उसके अंदर जो सरफेस है वो क्या है, वो पाइप, पाइप जो है वो सरफेस है, उसके अंदर से वो जो फ्लूइड पास कर रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा। ठीक है जी। तो ये सरफेस फोर्सेस इस तरह से आ जाएंगी। तो होप सो ये बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। एलिमेंट, एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस, ये एलिमेंट तो हो गया था। आगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की कुछ टाइप्स हमने पहले भी पढ़ी हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड मैकेनिक्स वन था तो उसके अंदर हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। कुछ ये टाइप्स भी हैं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वही सिंपल सिंपल सी हैं कि इफ फ्लूइड सेटिस्फाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, अदरवाइज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी कि अगर जो फ्लूइड है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। और अगर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करता तो उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। इसके लिए ना जो बेहतर है वो ये है कि जो आपको टॉपिक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था ना वो आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, वो मेरे पास बुक पड़ी है, मैं आपको ना वहाँ से जो है ना वो सेंड कर दूंगा उसकी पीडीएफ फॉर्म। वहाँ से आपने इसको न्यूटोनियन, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है इसको देखना है। और इसके अंदर ये जो टा, टा बेसिकली क्या है ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, शेयर स्ट्रेस। ये देखें ऊपर टा जो है वो बताया गया है, ये देखें यहाँ पे स्ट्रेस के अंदर जाके जो टा है ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो टा है वो बेसिकली एफ ओवर ए की इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये जो आएगा, हाँ जी, टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। अगर आपने इसको कम्प्लीटली देखना है तो कम्प्लीटली आप उस टॉपिक के अंदर देखें, वहां पे आपको समझ आएगी कि टा और डी यू ओवर डी वाई ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं। ये इस तरह से होंगे कि इसके लिए हमें उसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि हाँ जी ये जो स्ट्रेस है इस डी यू ओवर डी वाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन जब बनेगा इसका मतलब ये है कि जितना टा इंक्रीज होगा उतना ही डी यू ओवर डी वाई इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। as we know that du over dy, du over dy is the velocity gradient, du over dy, this is the velocity gradient, ta is the stress। तो जो स्ट्रेस होगा
वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, वो ग्राफ ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगले सेशन के अंदर मैं ना आपको इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ, उसमें आपको सही समझ आएगी कि टा और डी यू ओवर डी वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं। और फिर टा इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। अब ये जो यहाँ पे म्यू जो है, दिस इज द, ये हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट है जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारे पास वो है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो। फ्लो बेसिकली होता क्या है, फ्लो उर्दू में अगर इसको देखें तो फ्लो का मतलब है बहाव। ठीक है जी। तो फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड का फ्लो। अब फ्लूइड के अंदर मैंने ये बताया था कि दो चीज़ें आएंगी, एक होंगी गैसेस, दूसरा होंगे हमारे पास कोई भी लिक्विड हो सकता है। लिक्विड में वाटर, ग्लिसरीन, हनी, ये चीज़ें आ जाएंगी, और भी काफ़ी मतलब चीज़ें आ सकती हैं। और जो हमारे पास गैसेस होंगी, गैसेस भी अगर आप उसको कंटेनर में देखें तो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, लेकिन उनके अंदर ये होता है कि वो जैसे हवा में उड़ गई गैस, तो उसका मतलब क्या है कि वो वहां से खत्म हो सकती है। ठीक है जी। तो फ्लो जो है किसी भी फ्लूइड का, वो कैसा होगा, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लो। अब इसका मतलब क्या है, कैसे इसको समझेंगे। फ्लूइड की वो क्वांटिटी जो कि पास कर रही है थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से। ये पॉइंट जो है ये मेन यहाँ पे चीज़ है, इसको समझना है कि थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर, पर यूनिट टाइम, फी टाइम के अंदर किसी भी पॉइंट से जो फ्लूइड पास कर रहा है उसको हम कहेंगे उसका वो फ्लो है। अच्छा, ये यहाँ पे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इससे रिलेटेड एक मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको नोट्स शो करवाने हैं। जी, ये वाले नोट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्लूइड के मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर अ फ्लूइड विच बेस्ड द न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ये जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये दो लाइनें जो हैं, अगर आप इनको देखें तो इसमें लिखा हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यानी कि इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमने इसके अंदर ही देखा था कि हमारे पास जो उसका ग्राफ बन रहा था, टा, ये इस तरफ shear स्ट्रेस जो है ये टा है, और इस तरफ डी यू ओवर डी वाई, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टा और जो डी यू ओवर डी वाई है दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, इसके अंदर मेरे पास वेरिएशन आ रही है। यहाँ से देखें थोड़ा सा ये ऊपर जाके आगे बेंड हो गया है। सिमिलरली यहाँ भी यही सीन है, थोड़ा सा ये बेंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक की जानब चलते हैं। ये होप्स आप लोगों को ग्राफ समझ आ गया होगा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो ये होगा ना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होगा वो इस लॉ को होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी एक्चुअल विंडो चल रही है उसी पे चलते हैं। जी ये, अच्छा जी, तो अब ये टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास टाइम थोड़ा है तो इसको आगे वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फ्लो हो गया था। डेंसिटी की डेफिनेशन आप सबको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्लियर है। विस्कोसिटी आपको पता है थिकनेस होती है किसी भी फ्लूइड की, कि इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ फ्लूइड। लाइक मेरे पास हनी है, शहद की एग्जांपल सबसे बेहतरीन ग्लिसरीन, उनकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी कि जो हनी है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है
तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। किसी चीज़ का जो गाढ़ापन है वो बस समझें कि उसकी विस्कोसिटी है। तो जितनी चीज़ गाढ़ी होगी, जितना फ्लूइड जो है वो गाढ़ा होगा, उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और उतनी उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, यानी कि विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहेंगे और डायनामिक विस्कोसिटी भी कहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी, यानी कि जो म्यू है इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहेंगे और नीचे ये जो रॉ है ये डेंसिटी की साइन है। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ये आगे चल के हमारे टॉपिक्स में यूज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ चेंज इन फ्लूइड with respect to volume and density under the action of external forces। ये सिंपल सी एग्जांपल है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे कंप्रेसिबल फ्लूइड है कि a type of fluid in which change occur due to volume and density changes by the action of pressure। और आगे ब्रैकेट में जैसे टेम्परेचर भी लिखा है, इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होगा कि जिसके अंदर कोई भी चेंज आ सकता है। अब वो चेंज कैसे आएगा, उसको प्रेशर, उस पर प्रेशर लगाएं या उसको टेम्परेचर दें, ठीक है, तो उसकी जो असल फॉर्म है वो चेंज हो जाए, यानी कि उसकी शक्ल में कोई ना कोई बिगाड़ आ जाए। ठीक है, जैसे ये लिखे ना, टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच चेंज अकर, जिसमें तब्दीली आ सके ड्यू टू वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी जाए बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, उस पर प्रेशर अप्लाई करने से या उसको टेम्परेचर देने से। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो अ टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच नो चेंज अकर, अब उसके अंदर चेंज होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस है कि उसमें चेंज आएगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। यानी कि जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, एक ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता या जिसके ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करने से उसको चेंज ना आए। चेंज किस में आना है, उसके वॉल्यूम में और डेंसिटी में, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अ फ्लूइड दैट हैव जीरो विस्कोसिटी, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी एंड इनकम्प्रेसिबल, और वो साथ में क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल भी होगा, तो उसको हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड फ्लूइड आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। एक्चुअली ये जो आइडियल फ्लूइड होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ऐसा फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं हो सकता। लाइक वाटर है, उसको हम आइडियल नहीं कह सकते, एयर को हम आइडियल नहीं कह सकते। ये जस्ट को हमने नाम दिया है कि इस तरह के आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर इसको नेचुरली देखा जाए तो कोई फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो विस्कोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। वाटर की भी कोई ना कोई तो विस्कोसिटी होगी ना, ज़ीरो नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हमारे पास विस्कस फ्लूइड है कि फ्लूइड दैट हैव विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड दैट हैज नॉन जीरो विस्कोसिटी, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी, जीरो के अलावा कुछ हो सकती है, वो पॉजिटिव वे में होगी, नेगेटिव वे में नहीं कह सकते। साफ ज़ाहिर है, उसकी विस्कोसिटी का मतलब ये है कि उसका गाढ़ापन, ठीक है, दैट हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी आर फाइनाइट विस्कोसिटी एंड कैन एक्सर्ट shear stress ऑन द surface इज कॉल्ड विस्कस फ्लूइड और रियल फ्लूइड, यानी कि विस्कस फ्लूइड को रियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इनविसिड फ्लूइड आ जाएगा कि फ्लूइड हैविंग जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड इनविसिड फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड जो जीरो विस्कोसिटी रखेगा उसी को हम कहेंगे इनविसिड फ्लूइड। और ये जो इनविसिड फ्लूइड है इसको हमने ये देखें आइडियल फ्लूइड के अंदर भी देखा है, ये यहाँ पे ये देखें कि एन इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड फ्लूइड आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, कि जो इनकम्प्रेसिबल होगा वो इनविसिड भी होगा।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेडी फ्लो। तो अ टाइप ऑफ फ्लो in which velocity of any other fluid property does not change with time। यानी कि ना हमारे पास डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम के रिस्पेक्ट इनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज ना हो, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे जी? स्टेडी फ्लो कहेंगे। कि अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ एनी अदर फ्लूइड प्रॉपर्टी, ये डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये यहाँ पे जो रो आपको शो हो रहा है, पी शो हो रहा है, बी, ये डेंसिटी, प्रेशर और वॉल्यूम है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट अगर चेंज ना हो तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट अनस्टेडी फ्लो आ जाएगा। तो अ टाइप ऑफ फ्लो in which velocity of any other fluid property change with time। तो partial rho over partial t not equal to zero, partial p over partial t not equal to zero, partial v over partial t not equal to zero। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज ना हो तो ये हमारे पास जो होगा वो अनस्टेडी फ्लो होगा। अच्छा, नेक्स्ट रोटेशनल फ्लो है। तो ये भी आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस is called rotational or rotating flow। Irrotational flow, a type of flow in which fluid particle does not rotate about their own axis is called a rotational flow। अब own axis का क्या मतलब है? आप पंखे की एग्जांपल लें, उसका एक एक्सिस होता है, एक्सिस के गिर्द वो घूम रहा होता है। ठीक है जी। तो पॉइंट एट द इंस्टेंट कंसीडर्ड, जैसे यहाँ पे ना जो स्ट्रीम लाइन का मैंने अभी बताया कि हमारे पास a streamline is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of fluid velocity v। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट दे देता हूँ, आप लोगों को ये मैंने वैसे नोट्स भी सेंड किए हैं कि मेरे पास ना जो स्ट्रीम लाइन होती है ये बेसिकली कर्व है जो कि फ्लूइड के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। अब अगर कर्व का जिक्र आया तो इसका मतलब उसमें कोई बेंड भी होगा, स्ट्रेट कर्व भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखें ये आपको एक कर्व नज़र आ रही है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये कर्व आपको नज़र आ रही है और इस कर्व के साथ ये एक एरो लगा हुआ है, ये टेंजेंट वेक्टर है। ऊपर भी एक टेंजेंट वेक्टर है, साथ में इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर है। यहाँ पे पॉइंट पी जो है, उस पॉइंट पी से हमने इसको डिनोट किया, यानी कि पॉइंट पी से वो टेंजेंट जो है, टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। तो इस टेंजेंट लाइन की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और वेलोसिटी किसकी है? फ्लूइड की वेलोसिटी। तो फ्लूइड की वेलोसिटी और टेंजेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम होंगी। समझ आ गई? तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन का कंसेप्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी स्ट्रीम लाइन के लिए कि सिंस एट ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी वेक्टर v इज पैरेलल टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर t कैप। यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो t कैप है वो डी आर ओवर डी एस के इक्वल है। डी आर ओवर डी एस का मतलब क्या है? हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास डी आर ओवर डी एस का मतलब ये है कि हमारे पास चेंज आएगा किसमें? आर वेक्टर में। ठीक है, तो डी आर ओवर डी एस जो वो टी कैप की इक्वल आ जाएगा टू द स्ट्रीम लाइन एट दैट पॉइंट, देयर फोर वी क्रॉस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है और जो डी आर ओवर डी एस है, इन दोनों का क्रॉस जो है वो जीरो वेक्टर की इक्वल है। क्रॉस का मतलब ये है कि दो वेक्टर, मैंने पहले भी बताया कि दो वेक्टर का जो क्रॉस है अगर वो जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों वेक्टर हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल वेक्टर हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी और जो डी आर ओवर डी एस है ये दोनों क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। ये जो डी आर ओवर डी एस है ये हमारा टी कैप है। टी कैप क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इससे साबित ये होगा कि जो वेलोसिटी और जो टेंजेंट वेक्टर है वो दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर वो पैरेलल हैं तो तब भी उनका क्रॉस जीरो की इक्वल आता है। ठीक है, और साथ ही ये वी क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आ जाएगा जी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास आगे जो स्ट्रीम लाइन क्लियर हो गया। ये स्ट्रीम लाइन के लिए इस बुक के अंदर भी ये देखें, ये साथ में डायग्राम एक बनी हुई है कि ये साथ में एरो शो किए गए, ये वही टेंजेंट लाइंस ही हैं। ठीक है, साथ में आगे हमारे पास पोटेंशियल लाइन आ जाएगी कि इफ़ यू ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल ऑन द एडजेसेंट फ्लो लाइंस वी गेट पोटेंशियल लाइंस।
नेक्स्ट मेरे पास लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा कि अ टाइप ऑफ फ्लो in which streamline does not cross each other is called laminar flow, otherwise called turbulent flow. अब ये हमने डेफिनेशन जो है ना जैसे इसको अंडरस्टैंड करना है कि लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता कैसे। अब लेमिनर के अंदर वो कह रहा है कि अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच स्ट्रीम लाइन डज नॉट क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीम लाइन हमने देखा तो उसके अंदर डेफिनेशन ये थी कि स्ट्रीम लाइन बेसिकली एक कर्व होगी। स्ट्रीम लाइन एक ऐसी कर्व है कि जिसके ऊपर अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन और स्ट्रीम लाइन जिस फ्लूइड के अंदर हम ड्रॉ करेंगे उस फ्लूइड की वेलोसिटी वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो लेमिनर फ्लो जो होगा उसके अंदर जो स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो कट तो तब भी करेंगी ना कि जब वो वापस अपने उसी कर्व को आके टच करेंगी। ठीक है, तो तब वो हमारे पास लेमिनर फ्लो बनेगा कि कैसा फ्लो जिसके अंदर स्ट्रीम लाइन जो है डज नॉट क्रॉस ईच अदर। और अगर वो क्रॉस करेंगी तो तब उसको कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है सिगरेट का धुआं। सिगरेट का जो धुआं है उसको आप देखें, अगर उसकी एक्चुअल अगर उसका देखें ना सिनेरियो, तो वो टर्बुलेंट फ्लो की एक एग्जांपल है सिंपल सी, कि उसमें जो हमारे पास कर्व्स होंगी वो एक दूसरे को कट करेंगी, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम लाइंस, ये तो हो चुका है कि कर्व रन द फ्लूइड सच दैट द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, ये क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारे पास स्टेडी फ्लो है। द फ्लो डज नॉट चेंज विद टाइम, स्ट्रीम लाइन हैव सेम पैटर्न ऑल पॉइंट्स, सब कुछ वही है। अनस्टेडी फ्लो भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जी अनस्टेडी फ्लो, फ्लो पैटर्न चेंजेस विद टाइम, स्ट्रीम लाइन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। बस ये आपने याद रखना है कि कोई भी फ्लो पैटर्न जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे हमने ऊपर स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो देखा उसका, और इसी तरह से स्ट्रीम लाइन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये जो स्ट्रीम लाइन है वो हर पॉइंट के साथ चेंज होगी। चेंज इसलिए होगी क्यों, क्योंकि अगर आप स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम लाइन बेसिकली क्या है, वो एक कर्व है। तो आपने फ्लूइड के अंदर कर्व ड्रॉ ड्रा कर दी, ड्रा करने के बाद आप उसके हर पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती जाएगी। हर टेंजेंट की डायरेक्शन जो है वो पिछले टेंजेंट, हर अगले टेंजेंट की पिछले टेंजेंट के रिस्पेक्ट जो डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी। इसलिए वो कह रहा है कि स्ट्रीम लाइन जो है वो चेंज होगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट ये आपके लिए एक होम टास्क है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइंस। ये बहुत इजी सा है, ये आप लोगों ने करना है। यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। ये वही कंसेप्ट है जो हमने पहले जो है वो यूज़ किया है स्ट्रीम लाइन के लिए है। तो स्ट्रीम लाइन के लिए वी क्रॉस डी आर ओवर डी एक्स ही हम पहले कर चुके हैं, वो ज़ीरो के इक्वल ही होगा, और ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट जो वर्टेक्स मोशन है ये भी बहुत इजी है कि द मोस्ट जनरल displacement of a fluid involves rotation such that the rotational vector और वर्टेक्स वेक्टर या वर्टिसिटी वेक्टर भी जिसको कहते हैं, तो डेल क्रॉस क्यू इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो और कर्ल क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेल क्रॉस क्यू, यहाँ पे जो डेल है ये ग्रेडियंट को शो कर रहा है। ठीक है जी, और ये कर्ल क्यू जो है वो अगर जीरो की इक्वल नहीं आता तो हम इसको कहेंगे वर्टेक्स मोशन। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो वर्टिसिटी वेक्टर है। तो वर्टिसिटी वेक्टर वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ये बहुत इजी है। पहले कार्टिजियन फॉर्म में देखेंगे, अक्साई एक्स, ये यहाँ पे अक्साई एक्स, अक्साई वाई, अक्साई जी। ठीक है, और इसके बाद इसी को एंड पे वो लिखेगा आर थीटा की फॉर्म में, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर हमारे पास वर्टेक्स लाइन आ जाएगा। वर्टेक्स लाइन भी बहुत इजी है।
इसको भी आप इजीली कर सकते हैं कि वर्टेक्स लाइन इज अ कर्व इन द फ्लूइड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर। तो वर्टेक्स लाइन होगा, लाइन था, उसके अंदर जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर होगा वो होगा फ्लूइड की मोशन में। ठीक है। और जो वर्टेक्स लाइन होगी, इसमें वर्टेक्स लाइन एक ऐसी कर्व होगी जिसके अंदर जो फ्लूइड है सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर। ठीक है। इसमें वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन? टेंजेंट वेक्टर की। तो वर्टिसिटी वेक्टर क्या है? ये एक्साई। और एक्साई को अगर रिजॉल्व करें तो वही उसके एक्स वाई जी तीनों पार्ट्स में वो रिजॉल्व होगा। अगर फ्लूइड होगा टू डायमेंशनल फ्लो तो तब आएंगे दो उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई। और अगर वो थ्री डायमेंशनल फ्लो है तो फिर एक्स वाई और जी तीनों आएंगे हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आर है, पोजीशन वेक्टर गिवन है एक्स वाई जी, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी ऑन द वर्टेक्स लाइन। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमारे पास है कि अगजाई क्रॉस डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? ये अगर मैं आपको दोबारा वही चीज़ दिखाऊं जैसे हमने इसको ऊपर देखा है, अगर किसी को आवाज़ का इश्यू है तो फिर बता दें, बस हम वाइंड अप करने लग गए हैं। लास्ट टॉपिक क्या? ये वी क्रॉस डी आर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्ट्रीम लाइन में हमने देखा था कि ये उस तरफ जाके ज़ीरो हो गया था, ये वाला डी एक्स। तो हमारे पास जस्ट बचा था वी क्रॉस डी आर। अब वहां पे इस वी की जगह पे एक्साई आ गया। ये नीचे अगर देखें, ये यहाँ पे ये देखें, अगजाई अगजाई क्रॉस डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगजाई जो है उसके फिर वही तीन कंपोनेंट हैं, अगजाई एक्स वाई जी। ये देखिए यहाँ पे लिख के क्रॉस है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और जो डी आर है वो डी एक्स डी वाई डी एक्स इस फॉर्म में होगा। सिंपल क्या करना है आपने, ये आर वेक्टर आपका गिवन है ना, इसके साथ डिफरेंशियल इसका ले लें, आप यूँ समझे डिफरेंशियल लिया है। तो ये डी आर बन जाएगा, ये डी एक्स, ये डी वाई, ये डी जेड। तो डी एक्स डी वाई, इस डी एक्स की जगह पे डी जेड आना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस डी एक्स की जगह पे डी जी आएगा। ठीक है। बाकी ये सिर्फ जीरो आई जीरो जे जीरो के, ये ठीक है हमारे पास। उसके बाद ये नीचे आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट आई एज इट इज आएगा, एक्साई वाई और डी एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस एक्साई जेड और डी वाई ये बना हुआ है। पहला कंपोनेंट आई कंपोनेंट होगा तो वो इस तरफ इसके इक्वल है, मतलब आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो जीरो जो है वो इनके इक्वल आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली जो सेकंड होगा जे कंपोनेंट, इसके साथ आएगी माइनस, ये इसको आपने यहाँ से मतलब इसको फिनिश करें तो अगजाई एक्स और डी एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस डी एक्स और अगजाई जेड ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आ गए इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली के साथ भी वही। तो ये सारा सेम ही है। और इसके बाद अब ये कैसे बनेगा, डी एक्स ओवर अगजाई एक्स डी वाई ओवर अगजाई वाई डी जेड ओवर अगजाई, ये सारी वही चीज़ें हैं। आप इनको जब देखेंगे ना, अगजाई वाई डी जेड है, माइनस एक्साइज जेड डी वाई है, ये है, ये है। तो आप इसको इस तरफ ले जाएं, माइनस है तो इसको इस तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा, इस तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा। यहीं से आपको टर्म्स मिलेंगी जिनको आप कंपेयर करोगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, डी एक्स ओवर एक्साई एक्स डी वाई ओवर एक्साई वाई डी जेड। यहाँ तक बच्चों इसको कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको आगे करेंगे। ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको ना कंप्लीट करना है।